हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। हम आर्टिकल 21 एंड इससे रिलेटेड जितने भी जजमेंट हैं इम्पोर्टेंट उनको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल हमने बात की थी अबाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों के बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक एग्जाम्पल लिया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। सो इसका एक केस आया था, दैट इज A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि A.K. गोपालन कौन था। ही वॉज द फर्स्ट विक्टिम। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के फर्स्ट विक्टिम थे ये, इसलिए इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि ये जो लॉ है वो जस्टफुल नहीं है। इट वाज नॉट जस्ट एंड फेयर, फेयर भी नहीं है, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिजल्ट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको चेक ही नहीं कर सकते, वी कांट चेक इट। हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चेक नहीं कर सकते। क्यों चेक नहीं कर सकते? कोर्ट ने बोला क्योंकि ये बनाया है लेजिस्लेचर ने। किसने बनाया है? लेजिस्लेचर ने, यानी कि पार्लियामेंट ने। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये तो आ जाएगा ड्यू प्रोसेस बाय लॉ के अंदर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रहा है? सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही लिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी कांट चेक इट, ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में चेक करना आता ही नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, इसलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको जितने भी स्कॉलर्स ऑफ लॉ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया एंड ये A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी या फिर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। क्रिटिक्स ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अपेक्स कोर्ट है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं बचा पाई। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट बचाने के कैपेबल नहीं है जो अपेक्स कोर्ट है। लोगों ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है वो बहुत ज़्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन है। बहुत ज़्यादा कैसी है? नैरो इंटरप्रिटेशन है कि हम चेक ही नहीं कर सकते। दिस वाज अ नैरो इंटरप्रिटेशन। इट वाज अ टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, यानी कि जो टेक्स्ट में लिखा था वही बोल दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। सो नेक्स्ट केस आता है, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेनका गांधी कौन थी? डॉटर इन लॉ ऑफ इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ थी मेनका गांधी। 1978 में क्या होता है? 1978 में इनके पास नोटिस आता है, पासपोर्ट एक्ट के तहत इनके पास एक नोटिस आता है जिसमें इन्होंने लिखा होता है
वी विल सीज योर पासवर्ड। तो मेनका गांधी जी इनसे पूछती हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर सीजिंग माई पासवर्ड, तुम मेरे पासवर्ड को क्यों सीज कर रहे हो। तो वाई पूछती हैं, तो उस टाइम ये रिप्लाई देते हैं कि वी वॉन्ट टेल यू, हम तुम्हें बताएंगे ही नहीं, क्योंकि जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हैं जो हमें फॉलो करना है, यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम लिख रहा है कि क्या क्या करना है तुम्हें। अगर तुम्हें कोई पासवर्ड सीज करना है, उसमें ये नहीं लिख रहा कि तुम्हें कंपलसरी है बताना कि तुम किसी इंसान का पासवर्ड क्यों सीज कर रहे हो। ठीक है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बताएंगे। इस वजह से मेनका गांधी जी इनसे नाराज होकर मेनका गांधी चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। वो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती हैं कि मैं उनसे वाई पूछ रही हूँ कि उन्होंने मेरा पासवर्ड सीज करने की क्यों बात कही है, क्यों नोटिस भेजा है, और ये मुझको प्रोसीजर बता रहे हैं, ये मुझको वो स्टेप्स बता रहे हैं जिनके थ्रू मेरा पासवर्ड सीज हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यूनियन ऑफ इंडिया को बुलाया। यूनियन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कुछ नहीं कर सकता। सॉरी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ही ध्यान रखना चाहिए। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाती है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ही ध्यान रखने की बोला गया था AK गोपालन केस में। सो हमें भी इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ढंग से है या नहीं है। वी आर नाउ जस्ट वरी अबाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो हम ओवर रूल करते हैं हमारे AK गोपालन केस को। इन्होंने क्या किया, AK गोपालन केस को ओवर रूल किया और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था उसकी जो नैरो इंटरप्रिटेशन पहले की थी उसको वाइड इंटरप्रिटेशन में कर दिया। और इसमें क्या बोल दिया, इसमें हम पार्लियामेंट भी चेक करेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर भी चेक करेंगे, प्लस एग्जीक्यूटिव भी चेक करेंगे, दोनों चीज़ हम चेक करेंगे। इसको वाइडर इंटरप्रिटेशन कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो इसमें एक राइट आता है, राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। ये भी किसके अंडर आता है, राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, ये आता है आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है। और ये मिला था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 के तहत। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 के तहत ये राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हमें मिला था। एक आता है राइट टू रीजनेबल यूज ऑफ इंटरनेट। आप रीजनेबल तरीके से इंटरनेट का यूज कर सकते हो, ये भी किसके अंडर आता है, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और ये हमें मिला था फाहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019। इसके तहत हमें फाहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के तहत राइट टू रीजनेबल यूज ऑफ इंटरनेट मिला था। इसके बाद एक और केस आता है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी
आर्टिकल 21 के तहत ही आता है और ये हमें मिला था एक आधार केस में। आधार केस बोलते हैं इसको, और ये था जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी, जो कि रिटायर हो चुके थे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में राइट टू प्राइवेसी को भी हमारा फंडामेंटल राइट मान लिया गया था। ओके, लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, इन सब में एक लिमिट होती है। तुम्हारे पास अधिकार तो हैं पर लिमिटेड है सब कुछ। स्टेट इसमें कभी भी इंटरप्ट कर सकता है। स्टेट इंटरप्ट तो कर सकता है, बट उसको ट्रिपल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है? फर्स्ट इज नीड, सेकंड इज लीगैलिटी, थर्ड इज प्रोपोर्शनैलिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिनेमा है, सिनेमा हॉल में, थिएटर में एक पिक्चर लगी है जो तुम्हें देखने जानी है। तुम देखने जाओगे उस पिक्चर को, सो क्या होगा? तो तुम्हारी बाहर चेकिंग होगी और तुम ये नहीं कह सकते कि अंडर आर्टिकल 21 मेरी राइट टू प्राइवेसी है या मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी चेकिंग होगी और तुम्हें करवानी भी चेकिंग पड़ेगी, और तुम चेकिंग करवाने के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? चेकिंग करवाने की नीड भी है, लीगैलिटी भी है और प्रोपोर्शनैलिटी भी है। प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स तुम्हारी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ स्कैनर पे स्कैन होगा, तुम्हारा ब्रेन स्कैन होगा, हैंड स्कैन होगा, पूरी बॉडी स्कैन होगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी नॉर्मल चेकिंग की जाएगी, देन तुम्हें अंदर भेज दिया जाएगा, यानी कि एज मिनिमम एज पॉसिबल। नीड क्या है? नीड ये है, अगर तुम्हारे बिना चेकिंग करे, अगर हर इंसान को बिना चेकिंग करे भेज दिया तो अंदर पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अगर कोई गन लेकर आ गया, किसी का मर्डर हो गया, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पर आएगी? थिएटर जो चला रहे हैं उन पर आएगी। तो इसलिए आपको बिना चेक किए हुए नहीं भेज सकते। तो इन तीनों चीज़ों का ट्रिपल टेस्ट अगर होता है, अगर वो ट्रिपल टेस्ट में पास होते हैं तो ही स्टेट इंटरप्ट कर सकती है, अदरवाइज वो इंटरप्ट नहीं कर सकती। एक नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, दैट इज हुसैन आरा खातून का। हुसैन आरा खातून कौन थी? हुसैन आरा खातून एक प्रिजनर थी। एक्चुअली ये जेल में थी, जो कि जिनका अंडर ट्रायल प्रिजनर चल रहा था। अंडर ट्रायल प्रिजनर थी ये, मतलब जिन पर अभी केस चल रहा था, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था केस का, लेकिन जितने ईयर्स वो जेल में रही, दैट वाज मोर देन द एक्चुअल पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको अब जेल में 3 साल हो चुके थे तो सज़ा केवल 2 ईयर्स की ही थी, और जेल में कितने साल हो गए थे उनको? 3। तो ज़्यादा साल वो जेल में रह चुकी थी उनके एक्चुअल पनिशमेंट से। एंड दिस वॉज द वायलेशन ऑफ अवर आर्टिकल 21, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी तो गई, अब लिबर्टी बची ही नहीं। तुमने 3 साल की जगह
मतलब 2 साल की जगह 3 साल जेल में रखा और पता नहीं कब तक और जेल में रखेंगे। तो ये बात एक एडवोकेट थी जिनका नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा पुष्पा कपिला हिंगोरानी। जब इनको ये बात पता चली तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर दी। उस समय पे जो चीफ जस्टिस थी वो थी PN भगवती। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको PIL में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। और केस बन गया दैट इज हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। इसको हम हैबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल is also a fundamental right under Article 21। यानी कि राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल यानी कि जल्दी जल्दी मुकदमा खत्म करना, ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और दिस वाज द फर्स्ट पॉपुलर PIL। ये पॉपुलर PIL थी, पहली पॉपुलर PIL थी। पहली PIL नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट जो PIL थी वो थी मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई 1976। दिस वाज द फर्स्ट PIL। मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई 1976 फर्स्ट PIL। एंड फर्स्ट पॉपुलर PIL हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार फॉर द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए थी। जब ये बोला गया कि राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, तो लगभग 40,000 प्रिजनर्स को छोड़ा गया ऑल ओवर इंडिया में से। एंटायर इंडिया में से लगभग 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द PIL revolution in India। PIL revolution in India जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है, उनको बोला जाता है मदर ऑफ PIL रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मदर ऑफ PIL रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया उन एडवोकेट को बोला जाता है जिन्होंने ये CJI को रेफर किया था। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है दैट इज आर्टिकल 21 क्लॉज A। आर्टिकल 21 क्लॉज A एजुकेशन से रिलेटेड है। बच्चों की जो कंपलसरी एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। बट हमें नहीं लगता क्या कि चॉइस एंड डिग्निटी तब आएगी जब किसी के पास एजुकेशन होगी। जब इंसान के पास एजुकेशन होगी तो उसके पास अपनी चॉइस भी होगी और डिग्निटी भी होगी। तो चॉइस एंड डिग्निटी कहाँ से आते हैं? एजुकेशन से आते हैं। इसके लिए
अगर हमें एजुकेशन वाला एक्ट पढ़ना है, इसके लिए हमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए। DPSP आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A एंड फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज आर्टिकल 51A क्लॉज के। ये तीनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दिस इज अंडर पार्ट 4, पार्ट 3। तो इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। DPSP आर्टिकल 45 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली क्या कहता था? ओरिजिनल में लिखा हुआ था within the period of 10 years from the commencement of the Constitution of India। commencement हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से 10 साल बाद यानी कि 1960 तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता था, ये 1960 तक गवर्नमेंट को कंपलसरी एजुकेशन देना है। कंपलसरी एजुकेशन देना है फॉर द 0 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते तब तक बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना है। बट दिस वाज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है? नॉन जस्टिसिएबल से पहले जस्टिसिएबल क्या होता है ये समझना। जस्टिसिएबल होता है दैट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट इन्फोर्स करा सके, और जिसको कोर्ट इन्फोर्स ना करा सके तो वो नॉन जस्टिसिएबल हो जाएगा, यानी कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। इसके बाद याद रखना कि पार्लियामेंट ने क्या किया। पार्लियामेंट ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 पास किया। और इससे क्या किया इन्होंने? इससे इन्होंने किया जो आर्टिकल 45 था उसको एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A के अंडर रख दिया। इसमें बोला गया कि स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है टू ऑल द चिल्ड्रन। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और ये एजुकेशन देगी बाय लॉ। लॉ के तहत आपको एजुकेशन देनी है, इसलिए इसलिए एक एक्ट बना दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि एक लॉ था। ठीक है, क्या बोला? आर्टिकल 21 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बाय द लॉ। लेकिन आर्टिकल 45 को भी 86th अमेंडमेंट से ही चेंज किया गया। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 45 में बोला गया कि स्टेट को गवर्नमेंट को क्या करना है? अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें जोड़ दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस एजुकेशन। अब चीज दोनों देनी है आपको। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दोनों चीज देनी है फॉर ऑल द चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए आपको चाइल्डहुड केयर प्लस एजुकेशन दोनों देनी है। और इसी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई दैट इज आर्टिकल 51A क्लॉज के। इसमें बोला गया दिस इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स / गार्जियन। ये गार्जियन या पेरेंट की ड्यूटी है। वो क्या करेंगे? वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन देंगे। एजुकेशन देने की जो ड्यूटी है वो पेरेंट्स और गार्जियन की है अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिकल 45 ऑफ DPSP
आर्टिकल 51A के ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस इज TPSP, एंड फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21A, ये सब किससे रिलेटेड है? बच्चों को एजुकेशन देने से रिलेटेड है। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन देता है, प्रोहिबिशन करता है ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर का प्रोहिबिशन करता है। फोर्स्ड लेबर लाइक बेगार हो गया, दैट इज फोर्स्ड लेबर। देवदासी सिस्टम था, देवदासी सिस्टम, साउथ इंडिया में एक देवदासी सिस्टम चलता था। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये सब क्या कर दिए? ये सब बैन है। दीज आर प्रोहिबिटेड, these are banned, these are prohibited, and if anyone do this then it is a punishable offense, यानी कि अगर आर्टिकल 23 वायोलेशन होता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द लॉ। वो लॉ है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके अंडर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन को क्या बना रखा है? पनिशेबल ऑफेंस बना रखा है। इसके साथ साथ हमने मिनिमम वेजेस एक्ट भी बना रखा है। मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर आप जेल में भी हैं, अगर आप जेल में हैं और आपने जेल में कोई काम किया है, आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, तो आपको पेमेंट मिलेगी उस काम की, याद रखना। मिनिमम वेजेस एक्ट में ये लिख रहा है वेजेस तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कैसा भी काम हो, तो आपको वेजेस देने पड़ेंगे। अगर आप जेल में भी हो, वहाँ पर जो वर्क कर रहे हो, तो भी आप पेड होगे। देन दिस इज नोन एज रिगोरस पनिशमेंट। इसको क्या बोला जाता है? रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में रहते हुए आपसे काम करवाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, अगर स्टेट को तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें कंपलसरी सर्विस देनी ही पड़ेगी विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर स्टेट को मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हें अपनी सर्विस देनी पड़ेगी एज अ मिलिट्री पर्सन विदाउट एनी और स्टेट को हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर क्लास का, रेस, कोई भी रेस हो, ठीक है, इन सब का भेदभाव करके बिना ही कंपलसरी सर्विस लेनी है। यानी कि जब भी स्टेट को लगेगा कि अब हमारे ऊपर, हमारी इंडिया के ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आ पड़ी है जहाँ पर हमें और ज़्यादा सर्विस मैन की ज़रूरत है, यानी कि और ज़्यादा मिलिट्री की, और ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे? कॉमन मैन को कहेंगे कि आप मिलिट्री में जाइए। और ये कॉमन मैन कौन होगा? कोई भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इस कॉमन मैन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू ले लिए, मुस्लिम मुस्लिम ले लिए, तो कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता।
आई होप समझ में आया होगा ये। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। ये कहता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल से कम बच्चों, मतलब 14 साल से जिन बच्चों की एज कम है वो किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेंगे। कोई भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेंगे। अभी सवाल भी आता है कि ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? तो इसका टाइम रीज़न है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा था, मतलब ब्रिटिश टाइम में क्या होता था, बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन होता था क्योंकि वो सस्ते आ जाते थे। वो क्या थे? चीप लेबर थी। तो चिल्ड्रन का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, स्पेशली फैक्ट्रीज़ में। उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फैक्ट्रीज एक्ट भी बनाया था, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट से चिल्ड्रन को ज़ीरो या फिर नल प्रोटेक्शन मिली, ना के बराबर प्रोटेक्शन मिली। बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक एक्ट बनाया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1938। इसमें बोल दिया गया कि लेस देन 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बोल दिया गया किसमें? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 में। इसी से हमने क्या किया? आर्टिकल 24 डिराइव कर लिया। बस 14 की जगह हमने क्या लिख दिया? 15 की जगह हमने 14 लिख दिया। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दैट इज इंडिया में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो फार्म्स में काम करते हैं या फिर फैमिली ओन्ड बिजनेस है उसमें काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से उनका बचपन तो जा ही रहा है। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उनका बचपन तो छिन ही रहा है ना उनसे। इसलिए हमने क्या किया, और ये सब क्या है? ये नॉन हैजार्डस है, तो ये इलीगल भी नहीं हो सकता था। इसलिए हमने एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 निकाला। और इसने क्या किया? इसने रिप्लेस किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1938 वाला जो एक्ट था जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे उसको रिप्लेस किया और नया एक्ट आ गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। लेकिन बाद में इसको अमेंड किया गया और इसमें बोल दिया गया नो एम्प्लॉयमेंट इज अलाउड फॉर द चिल्ड्रन। मतलब बच्चे कोई किसी भी प्रकार का काम करेंगे ही नहीं। बट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे बहुत सारी जगह पर काम करते हैं, तो किसी ने इसको माना ही नहीं। नो वन एक्सेप्ट दिस। सबने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। लोगों ने बोला दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि बच्चे म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। तो अगर नो एम्प्लॉयमेंट अलाउड हो जाएगा तो बच्चे यहाँ फिल्म में भी नहीं जाएंगे, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी नहीं जाएंगे। इसलिए बाद में क्या हुआ, एक और अमेंडमेंट हुई इसमें, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। इसमें बोला गया कि बच्चे फैमिली ओन्ड बिजनेस भी कर सकते हैं, बच्चे ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, बट
ओनली आफ्टर द स्कूल आवर्स, केवल स्कूल आवर्स के बाद ही वो इनमें काम कर सकते हैं, उससे पहले काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी बोल दिया गया कि हैजार्डस में तो वो काम ही नहीं कर सकते, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में वो काम नहीं कर सकते। और अगर उन्हें ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम करना है तो भी वो आफ्टर द स्कूल आवर्स करेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक सवाल ये था, दैट इज क्या स्लेवरी को भी अंडर आर्टिकल 23 एबॉलिश किया गया या नहीं किया गया? तो आंसर इज यस, ऑब्वियसली किया गया है, बट इन द इम्प्लाइड फॉर्म। इम्प्लाइड फॉर्म में उसको एबॉलिश किया गया है। इम्प्लाइड फॉर्म का मतलब है कि जैसे यूएसए के 13 अमेंडमेंट से यूएसए में डायरेक्टली ये जो स्लेवरी वर्ड है उसको एक्सप्रेसली रिटर्न किया गया है कि स्लेवरी को हम एबॉलिश करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं किया गया है। इंडिया में हमने ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया, हमने बेगार को, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन को, फोर्स्ड लेबर को, इन सबको बैन किया है। तो इसी से हमने मान लिया कि हमने स्लेवरी को भी बैन किया है, क्योंकि स्लेवरी का मतलब ये सब भी मिला के स्लेवरी का मतलब ही हो जाएगा। तो हमने इंडिया ने क्या किया है, इम्प्लाइड फॉर्म में स्लेवरी को एबॉलिश किया है, एक्सप्रेसली रिटर्न नहीं है। इस बात को याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखेंगे। तब तक आप पुरानी वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।